साथियों, खेती हमारे देश के लगभग 50% लोगों की ज़िंदगी बसर करने का ज़रिया है। उस पर सरकार ने 3 बिल पार्लियामेंट में पास कराए। पहले अध्यादेश लाए लॉकडाउन के पीरियड में और अभी वो बिल पास करा लिए। राज्यसभा में जो पास कराए गए उसके बारे में जितनी आलोचना सरकार की हुई है वो कम है। बहुत ही कायदे कानून का उल्लंघन कर कराए गए, लेकिन वो एक छोटा मसला है। बड़ा मसला ये है कि इन बिलों के ज़रिए सरकार ने किसानों की समस्या का मजाक उड़ाया है। आप समझ लें कि लॉकडाउन जब चालू हुआ तो बाज़ार बंद हो गए, किसानों की फसल कटने का वक्त था और ज़्यादातर किसान जब फसल बेचता है तभी कटाई का भुगतान और दूसरे कर्ज़ों का भुगतान करता है। लिहाजा मंडियां बंद थीं, उसको फसल बेचनी थी और सरकार ने अपनी खरीद के केंद्र 1.5 महीने बाद चालू किए और उसमें भी इतनी बंदिशें लगा दी कि अगर आप सरकार के उस पर बेचने जाएं तो पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं, तहसील से उसको फॉरवर्ड कराएं और शहर जाना मुश्किल था। कॉन्सिक्वेंटली किसानों के सामने सरकार ने भले ही MSP, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, वो दे दिया हो, घोषणा कर दी हो, लेकिन खरीद के लिए कोई जगह नहीं थी। नतीजा क्या निकला कि जैसे गेहूं का मूल्य 19 रुपये 25 पैसे सरकार ने ऐलान किया, किसानों को बेचना था तो ज़्यादातर किसानों ने उसको 16 रुपये 17 रुपये किलो बेचा। लागत नहीं निकली लोगों की। मैं कहने का मतलब यह है कि किसानों का असली संकट यह है कि जो फसल वो पैदा करते हैं उसका उनको वाजिब मूल्य मिले। MSP, हालांकि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि जितनी लागत हो उससे 1.5 गुना सरकार तय करे, लेकिन ज़्यादातर समर्थन मूल्य सरकार 10%, 15% या 5% ही लागत से ज़्यादा डिक्लेयर करती है। तो एक तो समर्थन मूल्य कम, दूसरा उसको लागू कराती नहीं। तो असली मसला ये था कि किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है कम से कम उतना तो मिले। उस सवाल पर पर्दा डालने के लिए सरकार 3 कानून ले आई। एक कानून तो ये ले आई कि अब मंडियों को, व्यापारियों को आज़ादी है कि जितना चाहें उसकी जमाखोरी कर लें, ताकि सस्ता जब अनाज आता है, सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, उनकी स्टोर कर लो और जब महंगा हो, भाव बढ़े तो बड़े भाव में बेचो। तो अब आपको खुली छूट है कि जहां चाहें बेचें। अभी कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे कि जिस इलाके में अगर अनाज पैदा हुआ है तो वहाँ की ज़रूरत के मुताबिक वहाँ रख लिया जाए, बाकी जगह एक्स्ट्रा बाहर भेजो, लेकिन वो इस तरीके की चीज़ घटा दी। आप समझ लें कि 1942-43 में जो अकाल पड़ा था बंगाल का, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे, वो जमाखोरी की वजह से मरे थे। तो ये जो कानून बना था जमाखोरी का, ऐसी परिस्थितियों को टालने के लिए बना था कि व्यापारी आर्टिफिशियल स्केर्सिटी दिखा के जमाखोरी के जरिए कीमतें उछाल न दें। इनका फ़ायदा, उछली हुई कीमतों का फ़ायदा किसानों को नहीं होता, इनका फ़ायदा व्यापारियों को होता है। और अगर आपने बड़े व्यापारियों को इंसेंटिव दिया है कि आप इस कारोबार में आ जाओ तो शोषण ज़्यादा होगा, जमाखोरी ज़्यादा होगी। तो पहला कानून तो ये। दूसरा ये कि सरकार ने कुछ मंडियाँ बनाई, APMC कहते हैं उनको। तो APMC मार्केट का काम ये होता है कि किसान अगर इक्का दुक्का जाके व्यापारी को अपनी फसल बेचेगा तो वो कम दामों में लेगा, लेकिन अगर कोई मंडी होगी, वहाँ बोलियाँ बनेगी, नीलामी होगी तो शायद बेहतर दाम मिल जाए। हालांकि मंडियों के दाम भी MSP से 20%, 15% कम ही मिलते हैं फसल आते वक्त, और बाद में बढ़ जाते हैं जब फसल किसान के हाथ से निकल जाती है। तो उस पर उसको सुधारने की ज़रूरत थी, लेकिन सरकार ने उसको बाईपास कर दिया कि मंडी ही ख़त्म कर दो। अब किसान जब निगोशिएट करेगा किसी बड़े व्यापारी से तो जाहिर है कि उसके हाथ में कंट्रोल होगा नहीं। तो आप कम से कम इतना तो कह देते कि कोई भी व्यापारी सरकार किसान से अगर निजी तौर पे फसल खरीदता है तो जो समर्थन मूल्य है वो भी समर्थन मूल्य जो स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंड किया है उसके हिसाब से करे। लेकिन सरकार ने इस पर बिल्कुल कहा कि नहीं, हम MSP को नहीं खत्म कर रहे। अरे भाई, आप जब लागू ही नहीं करोगे, कोई कानून ही नहीं बनाओगे उसको लागू करने का, कागज पर रह जाएगा आपका, जैसे इस बार रह गया। तीसरी बात इन्होंने क्या किया है
कि जो बड़े व्यापारी हैं वो अब लोगों से ज़मीन पे खेती करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। अभी क्या होता है, अपने देश में जो ज़मीन का वितरण है वो लगभग 10% ज़मीन 10% लोगों के पास 50% ज़मीन है, बाकी छोटे किसान हैं। तो जो बड़ी ज़मीन के मालिक हैं उसमें से बहुत सारे उनको एब्सेंटी फार्मर्स कहते हैं, अपनी ज़मीन ठेके पे बटाई पे देके खेती कराते हैं। गांव के लोग ठेका पे ले लेते हैं, खेती करते हैं, बड़ा हिस्सा उसका जमींदार को चला जाता है, बाकी अपनी गुजर बसर करते हैं। अब अगर बड़ा कोई कंपनी आ जाए तो ये जो एब्सेंटी फार्मर्स हैं अपनी ज़मीन का ठेका उनको देंगे, तो गांव का जो छोटा किसान है, बटाईदार या जोतदार, वो बेरोजगार हो जाएगा। तो खेती सिर्फ अनाज उत्पादन का जरिया नहीं है, लोगों को गुजारा करने का, एक रोजगार देने का जरिया है, जिसमें 50% हमारे मुल्क का अवाम लगा हुआ है, मजदूर वर्ग का आदमी उसमें लगा खपा है। तो आप उनकी रोटी रोजी छीन रहे हैं। लिहाजा सरकार को ये तीनों कानून किसान के लिए नुकसानदेह और व्यापारियों के लिए थोड़े बहुत फायदेमंद हैं। व्यापारियों से हमें कोई चिढ़ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि व्यापारी किसानों के प्रति जिम्मेवार बने, उनकी मदद करने वाले बने, जमाखोर न बने, मुनाफा कमाने के एतबार से खेती में ना जाए, लोगों को बेरोजगार करने के लिए खेती में ना जाए। उनकी मदद करने के लिए जिन चीज़ों में उनको खाद में, पानी में, उन चीज़ों में ज़रूरत है तो उनकी मदद करें। वैसे भी सरकार की पॉलिसी खेती के मामले में उसमें 3 बातों का ख्याल करने की ज़रूरत है। MSP को स्वामीनाथन कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा, अभी बहुत सारे अनाज और सब्जियां उसके दायरे में नहीं आती, सरकार उनका मूल्य निर्धारित नहीं करती, उन सबको उस दायरे में लाए। अगली बात, फसलों के दाम बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। जैसे टमाटर है, जब फसल आती है तो 10 रुपये किलो बिकता है, आजकल 60 रुपये 70 रुपये किलो बिक रहा है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में किसान के पास रखने की क्षमता नहीं है। बड़े बड़े व्यापारी रखते हैं तो कीमतें चढ़ा देते हैं। तो किसी भी फसल का वेरिएशन 20% से ज़्यादा ना हो, इस बारे में सरकार को पहल करने की ज़रूरत है। अगली बात ये कि किसान जो चीज़ गांव में पैदा करता है उसका पक्का माल सारे के सारे उत्पादों का, जैसे टमाटर है तो उससे सॉस बन सकती है और भी चीज़ें बन सकती हैं, उन सब का पक्का माल गांव में बन सके, ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करे ताकि गांव जिंदा रह सके, वरना गांव तो मिट जाएगा। अमेरिका के पैटर्न पे अब जाएंगे तो 3% आदमी खेती करता है, और 3% आदमी खेती करेगा तो हमारे मुल्क का 50% आदमी जाएगा कहाँ? वैसे भी आप योगदान देखेंगे, इसका GDP में योगदान कितना माना जाता है खेती का, चूंकि भाव इतना कम रखा जाता है कि उसकी पूरी उपज को आंका जाता है कि वो टोटल GDP में उसका योगदान 13% है, जबकि 50% लोग काम कर रहे हैं। तो किसान की औसत आमदनी तो देश की आमदनी का 1/4 वैसे ही हो गई। उसमें भी जो छोटे किसान है, वो मजदूर वर्ग का किसान, जो खेती है मजदूर है, उसकी आमदनी तो राष्ट्रीय औसत का 1/6 या 1/10 है। तो आप इन बुनियादी सवालों पर सरकार कोई कदम नहीं उठाना चाहती और इस प्रकार के ऊपरी बिल ले आती है, और उसको भी बिल्कुल निर्लज्जता से सारे कायदे कानून को किनारे पे रख के पास करा लेती है। ये ठीक नहीं है। अगर एक आदमी भी सच्ची बात पार्लियामेंट में कहेगा तो बात सुनी जानी चाहिए। ध्वनि मत से किसी चीज को पास कराने का माने क्या है? ये कोई सिर्फ बहुमत के जोर पर बाकी चीजों पर पर्दा डाल के या मीडिया में प्रोपेगेंडा करा के आप चीजों को, किसानों की बुनियादी समस्याओं को उपेक्षा करें, ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान का किसान थोड़ा जागा हुआ है, वो इन मुद्दों पर अपनी ताकत लगाए, और जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसानों की इस समस्या को समझें। तो अपने मुल्क का जो इंपीरियलिस्टिक किस्म की राजनीति बनती चली जा रही है कि ताकत के जोर पे अपनी बात को एक्सेप्ट करो, वो चीज़ कम होगी। हम बुनियादी सवालों पर आएंगे और जो नफरत और घमंड की राजनीति है वो इस मुल्क से कम होगी। इसलिए जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं
किसानों के आंदोलन का समर्थन करें और सरकार से कहें कि आप किसान को एक हिंदुस्तान की रूह मान के उसकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के लिए काम करें। आप आत्मनिर्भर भारत तभी बना पाएंगे, और वही भारत आत्मनिर्भर कहलाएगा जब किसान आत्मनिर्भर होगा, अपने ऊपर खड़ा होगा, उसके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उसकी आमदनी बढ़ेगी। और खैरात से नहीं कि आपने 2000 रुपये हर 4 महीने में डाल दिए उसके खाते में, वो तो भीख हो गई। किसान की हैसियत तो उससे 10 गुना ज़्यादा कमाने की, और आपने उसके 9 हिस्से छीन लिए और 1 हिस्सा पकड़ा दिया खैरात के रूप में। वो ठीक नहीं है। लिहाजा ये हिंदुस्तान की जागृति का वक्त है। जब किसान जगा है तो उम्मीद है कि हमारी राजनीति भी जागेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।